हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपके पास रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास टाइम नहीं वेस्ट कराएंगे, आपका स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पिछला वाला करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आज और आगे पहला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, पहला करंट अफेयर जो है वो किसके साथ आता है हमारे पास, एनटीपीसी। अगर हम बात करें एनटीपीसी है क्या, आप सबने सुना हुआ है बच्चे इसके बारे में, कि अगर हम बात करें तो पावर एनर्जी की फील्ड में अगर हम देखें सबसे बड़ी कंपनी कोई है तो आप क्या नाम टिक करते हैं उसका, तो आप टिक करते हैं उसका एनटीपीसी, उसका नाम आप टिक करते हैं। एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने लॉन्च करा है। अब क्या लॉन्च करा है ये देखने वाली बात है यहाँ पे। लॉन्च द लेटेस्ट एडिशन ऑफ गर्ल एम्पावरमेंट मिशन, जिससे आप जेम पढ़ेंगे यहाँ पे, इट्स फ्लैगशिप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव। तो जैसे आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे कुछ कैंट वाले एरिया सुने होंगे, ठीक है, तो कैंट वाले एरिया के अंदर कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक वैसे ही एनटीपीसी की जब आप बात करते हैं तो एनटीपीसी की जो 42 लोकेशंस हैं उनमें जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, कितने, लगभग 3000, उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, और इसके अंदर क्या किया जाएगा, औरतों को, और औरतों नहीं, गर्ल्स की बात हो रही है, गर्ल्स को क्या किया जाएगा यहाँ पे, एम्पावर किया जाएगा, गर्ल्स को एम्पावर किया जाएगा। ठीक है, आगे कहता है, इस लाइन की अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट के एक बहुत बड़ा कैंपेन था, उसी के अंदर आता है, और उस कैंपेन का नाम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने आए दिन बसों के पीछे लिखा होता है, आप देखते हैं इसको, बहुत सारी जगहों पर मेंशन होता है ये। अब यहाँ से एक एक करके क्वेश्चन निकालना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाएगा, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का लेटेस्ट एडिशन किसने चलाया है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, एनटीपीसी आप याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ से बनने वाले क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए पहला, जब हम एनटीपीसी की बात करते हैं, एनटीपीसी के अंदर ही अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको क्लियर रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, तो आप क्लियर रखेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, एनटीपीसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला, जब आप थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं तो आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ये भी आपको क्लियर ही होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये जो है, अब आता है कि दिस इज इन द लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं। देखिए, इसे स्टार्ट किया गया था कहाँ से, हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। और कब स्टार्ट किया गया था, 2015 में। क्यों, क्योंकि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम सेक्स रेशियो अगर किसी राज्य का था उस समय पे, तो वो किसका था, हरियाणा का। इसीलिए हरियाणा के पानीपत से, अगर टू बी स्पेसिफिक बात करें तो किस जगह से स्टार्ट किया गया था, पानीपत से। किस इनिशिएट को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी कह सकते हैं, कैंपेन भी आप कह सकते हैं, इसे क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। तो आई थिंक आपको पहली करंट अफेयर क्लियर हो चुका है यहाँ पे, जिसके बारे में अगर हम बात करें, क्या किया एनटीपीसी ने, क्या करा है, लेटेस्ट एडिशन लॉन्च करा है किसका, गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का। और जब भी आप इसकी बात करेंगे गर्ल एम्पावरमेंट मिशन की, तो ये एक मतलब किसके अंदर आता है, ये गवर्नमेंट के किस पैरामीटर से कॉपी किया गया है थोड़ा बहुत, तो आप याद रखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन से। जब आप इस कैंपेन की बात करते हैं, इसकी शुरुआत पहली बार कहाँ पर हुई थी, हरियाणा में। और अगर हम बात करें कब हुई थी, तो 2015 में। और कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो पानीपत से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए, और अगर हम बात करें एनटीपीसी के हेडक्वार्टर, तो नई दिल्ली, स्थापना कब हुई थी, 1975 में। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अगला आता है, अब एक अवार्ड है, उस अवार्ड को दिया गया है, समझ लेते हैं इस अवार्ड को। देखिए क्या लिखता है, कहता है द टोरंटो, मतलब कि कनाडा बेस्ड, ग्रैंडियर पढ़ सकते हैं इसे या गार्डियर पढ़ सकते हैं आप इसे, फाउंडेशन ऑनर्ड इंडियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड वायरोलॉजिस्ट, एक लेडी है अपने पास जिनका नाम है गगनदीप कांग। क्या नाम है इनका, गगनदीप कांग। इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। क्यों, क्योंकि इन्होंने जो बच्चों की हेल्थ होती है, ठीक है, उनके अंदर जो डिजीजेस वगैरह वगैरह होती है बच्चों में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है और इनको ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के लिए इस अवार्ड से नवाजा गया है। और ये पहली ऐसी भारतीय बनी है जिनको ये वाला प्राइज़ दिया गया है। स्टार मार्क करने वाला पॉइंट हो गया। कहता है द जॉन डर्क्स कैनेडियन गारंडियर ग्लोबल हेल्थ
award is annually awarded to the researcher who used rational, scientifically based research which has improved the health and the well-being of the people who face health inequities across the globe। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो अब यहाँ पे मेंशन किया होगा इनके बारे में, देखते हैं क्या लिखा है। देखिए कहता है अवॉर्डेड फॉर एक्सटेंसिव कोहोर्ट बेस्ड एपिडेमियोलॉजिकल एनवायरमेंटल क्लिनिकल रिसर्च ऑन दी एंट्रिक डिजीजेज इन द चिल्ड्रन। तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था ये किसकी डिजीजेस के लिए इन्होंने काम करा है यहाँ पे, तो चिल्ड्रन की जो डिजीजेस होती हैं उनके लिए इन्होंने क्या करा है, काम करा है। ठीक है, क्या नाम आता है इनका, गगनदीप कांग, आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अगला अवार्ड स्टार मार्क करेंगे क्योंकि मैं यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन बताती हूँ। देखिए बर्थडे वाला कहता है कंप्यूटर की फील्ड में नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर की फील्ड में नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है, तो ACM ट्यूरिंग अवार्ड। ठीक है, क्या नाम आएगा, ACM ट्यूरिंग अवार्ड। अब देखते हैं इसके बारे में, कहता है द एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी हैज नेम्ड, एक इजराइल के मैथमेटिशियन है जिनका नाम क्या आता है, एवी विगदर्सन। ठीक है, विगदर्सन या विगदर्सन जो भी आप इसे पढ़े, एज द रेसिपिएंट ऑफ 2023 ACM ट्यूरिंग अवार्ड विच इज़ ऑफन कॉल्ड एज, आप क्या टिक करेंगे, नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग। तो कंप्यूटर की फील्ड पे अगर आप देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, कंप्यूटिंग की फील्ड पे अगर देखा जाए तो इसकी फील्ड पे मिलने के लिए इनको सबसे पहले क्या बोला जाता है, इसे नोबेल प्राइज बोला जाता है। अगर हम कैश प्राइज की बात करें तो $1 मिलियन देखने को मिलता है। ये किसके नाम पर आता है, तो आपको याद रखना है किसके नाम पर आता है, एलन एम ट्यूरिंग के नाम पर आता है, जो कि एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है और जो जिनको क्या कंसिडर किया जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। क्या बोला जाता है इन्हें, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी हो गया आपके पास। एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ध्यान रखने वाला ये है कि इसे नोबेल प्राइज कहा जाता है कंप्यूटर की फील्ड का, आप इसे ऐसे करके इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। अगला आता है न्यू मेंबर ऑफ यूजीसी। अब ये थोड़ा सा स्टार मार्क करने वाला करंट अफेयर आपके पास आ गया क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में भी और क्या बोला जा रहा है इसके बारे में, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगला करंट अफेयर क्या कहता है हमारे पास, कहता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है अभी ये, तो आप सब ने सुना होगा धर्मेंद्र प्रधान के पास आती है। कौन सी वाली मिनिस्ट्री अभी आपके पास, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनके पास आती है। हैज़ नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट, ध्यान देना अब यहाँ पे किसकी अपॉइंटमेंट हुई है, तो आप ध्यान देंगे आशीष कुमार चौहान की, जो कि MD और CEO हैं किसके, NSE के, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के, और श्रीधर वेम्बू जो कि CEO हैं जोहो कॉरपोरेशन के। इनको क्या बनाया गया है, ध्यान रखना है, मेंबर्स बनाया गया है किसका, UGC का। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। क्लियर हो गया सबके पास। अगला, अगर चेयरमैन की बात करें UGC की तो क्या आंसर टिक करेंगे आप, M जगदीश कुमार। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो नई दिल्ली आपको देखने को मिलता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो पार्लियामेंट ने करी थी कब, 1956 में। और जब आप सार्जेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, जब अंग्रेज भारत में थे, उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी तो पहली बार नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के बारे में बात की गई थी। ठीक है, तो पेपर में ऐसे आ जाता है द सार्जेंट रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विद, तो आप क्या टिक कर सकते हैं यहाँ पे, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। और इसी नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंदर UGC की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना है आपको UGC के बारे में। 2 नए मेंबर्स अपॉइंट हुए हैं, एक का नाम है आशीष, एक का नाम है श्रीधर। ठीक है, चलिए हो गया आपके पास। अगला बढ़ते हैं। अगला आता है इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके पास। ठीक है, चलिए अब ये तो नाम आप पढ़ ही लेते हैं, इसके साथ मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताती हूँ। पहला देखते हैं, आप सबने सुना होगा हमारी एक खुद की बनी हुई शिप है जिसका नाम आता है INS किरपान। अगर आपने सुना होगा तो इस किरपान शिप को हमने 2023 में इनको गिफ्ट करा था। मतलब हमने किसको गिफ्ट करा था, इसको वियतनाम को गिफ्ट करा था। तो पहले आपको ये क्लियर रखना है कि हमने किसे गिफ्ट करा, ये वियतनाम को गिफ्ट करा था। अच्छा, वियतनाम की बात की जाए तो कहाँ पर आता है ये, तो आपको याद रखना है साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ पर आता है ये, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। थर्ड आपको याद रखना है, इनकी और हमारी एक एक्सरसाइज है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे विनबेक्स कहा जाता है। तो आपको याद रखना है विनबेक्स जो है वो इनकी बोलने का मतलब है वियतनाम और इंडिया की
कौन सी एक्सरसाइज आती है आपके पास, ये एक इंडिया और वियतनाम की मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि वियतनाम्स वाइस प्रेसिडेंट, क्या नाम है इनका यहाँ पे, वो थिन हैंस वैन, अब बहुत मुश्किल है याद करना बेटा, वॉज अपॉइंटेड इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। क्या चुना गया है इनको, इंटरिम प्रेसिडेंट चुना गया है। और जब आप इंटरिम वर्ड की बात करते हो तो इसे हम टेम्पररी भी कहते हैं कई बारी। तो इन्हें क्या चुना गया यहाँ पे, इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। शी विल सर्व्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट अंटिल वियतनामीज नेशनल असेंबली इलेक्ट्स अ न्यू प्रेसिडेंट। अब आपको समझ में ही आ रहा होगा कि जब तक कोई नया नहीं आ जाएगा तब तक के लिए, इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इंटरिम बोला जा रहा है। वियतनाम के पीएम की बात करते हैं तो फानम मिन चिन, अब नाम देखो कितना अच्छा ना, मिन चिन करके याद रहेगा आपको। कैपिटल क्या आती है इसकी, हनोई। और करेंसी की बात करते हैं आप तो आंसर आता है डोंग। करेंसी क्या आती है इसकी, डोंग। और हमने कौन सी शिप इनको गिफ्ट की थी तो आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या आएगा आपके पास, आप क्या टिक करेंगे, इसका नाम आप टिक करते हैं किरपान। ठीक है, INS किरपान। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला आइसलैंड की बात करते हैं। ठीक है, देखिए आइसलैंड आप सबको क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री आती है, तो आपको क्लियर रखना है ये नॉर्डिक कंट्री आती है और ये नॉर्थ एटलांटिक ओशन, ध्यान रखेंगे आप, नॉर्थ एटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन के बीच में ये लाई करती है। किस किस के बीच में लाई करती है ये, तो आपको क्लियर रखना है नॉर्थ एटलांटिक और आर्कटिक ओशन के बीच में क्या करती है, ये लाई करती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। अब आता है क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला, देखिए कहते हैं नए पीएम बने हैं जिनका नाम क्या आएगा, अब बी साइलेंट है तो जार्नी बेनेडिक्सन। ठीक है, दिक्सन इस तरीके से पढ़ा जाएगा इनको। ठीक है, ये बने हैं कौन अभी यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर। कैपिटल की बात करें तो रेयकजाविक इसकी कैपिटल आ जाती है। प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन आते हैं यहाँ पे, अब जॉनसन करके आपको याद रह सकता है, याद कर लेंगे आप। और करेंसी इनकी आती है करोना, मतलब आइसलैंडिक करोना इनकी कैपिटल आती है। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले वाले करंट अफेयर को देखते हैं। ठीक है, देखिए रशिया जो है वो हमारे पास न्यूज़ में बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिनों से। आपको पढ़ के भी जाना पड़ेगा और आपको क्लियरिटी भी बड़ी रखनी पड़ेगी। ठीक है, आप सबको पता है ब्रह्मोस के लिए हम इन पे निर्भर रहे हैं, तो ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल है अपने पास वो हमने इनसे ली है, याद रखना है आपको। प्लस अगर आपको याद हो, मैं पिछले करंट अफेयर में भी आपको बता चुकी हूँ, कुंदनकुलम जो अपने पास क्या है, एटॉमिक पावर प्लांट है। इस कुंदनकुलम जो कि तमिलनाडु में है, इसमें भी टेक्निकल असिस्टेंस हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है, रशिया प्रोवाइड कर रहा है। इसी रशिया की मदद से इंडिया ने अपनी पहली सैटेलाइट जिसका नाम क्या था, आर्यभट्ट को भी क्या करा था, यहाँ से लॉन्च करा था। तो ये भी आपको क्लियर रखना है। और ये भी आपने करंट अफेयर अभी पिछले कुछ हफ्ते पहले पढ़ा था कि अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, सॉरी अगर हम रशिया की बात करते हैं तो इंडिया रशिया से क्या करता है, तो इंडिया रशिया से बहुत सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है या फिर डिफेंस इक्विपमेंट्स है उनको बाय करता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए पहला तो यहाँ से बात करते हैं, फिर इसके बारे में आपको फिर वहाँ न्यूज़ में लेके चलती हूँ। ध्यान देखो कहता है यहाँ पे कि रशिया का कॉस्मोनॉट डे आया। ठीक है, जैसे हमारे पास इसरो डे आ जाता है, DRDO डे आ जाता है, वैसे ही आपको याद रखना है कि रशिया का कॉस्मोनॉट डे आता है कब, 12 अप्रैल 2024 को, जो कि इनका 63rd एनिवर्सरी के बारे में बात कर रहा है, जिस दिन सोवियत यूनियन के यूरी गैगरिन पहले व्यक्ति बने थे, मतलब बिकेम द फर्स्ट मैन इन आउटर स्पेस, जो कहाँ गए थे, आउटर स्पेस में गए थे। ये क्लियर हो गया। अब इसी डे को कोमेमोरेट करने के लिए इन्होंने क्या करा है, एक आप बोल सकते हैं कि क्या करा है, यहाँ पे एक रॉकेट को लॉन्च करा है, याद रखना है। उस रॉकेट की हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो उनका क्या था, रशिया का कॉस्मोनॉट डे था, कब था, 12 अप्रैल को था, याद रखना है। कौन सी एनिवर्सरी थी, 63rd थी। और इन्हीं का एक व्यक्ति आउटर स्पेस में गया था जिसका नाम क्या था, यूरी गैगरिन। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। देखिए अब बात करते हैं रशिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉस्मोस स्टेट कॉरपोरेशन फॉर स्टेट एक्टिविटीज, इसने सक्सेसफुली लॉन्च करा है क्या, पहला अंगारा A5 स्पेस रॉकेट फ्रॉम द लॉन्च पैड इन वोस्तोकनी कॉस्मोरेड इन द फार ईस्टर्न अमूर रीजन रशिया। तो ये आपको यहाँ तक क्लियर रखना है। ठीक है, अगला अब कहता है ये जो आया है अंगारा A5 स्पेस वाला, ये किसको रिप्लेस करेगा, तो आपको याद रखना है ये प्रोटॉन M, ये पहले हैवी लिफ्ट रॉकेट था, ये उससे भी ज़्यादा आ गया आपके पास, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए तो ये भी हो गया आपके पास यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला
अच्छा, अगली बात आ रही है जंगलों से रिलेटेड, ठीक है। अब जंगलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कहता है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच ने क्या करा है, अपनी रिपोर्ट को पेश करा है और बोला है कि इंडिया ने 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स जो ट्री कवर था 2000 तक, वो क्या कर दिया, यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है। अब आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से इंडिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जंगलों की जो कटौती है वो बहुत ही स्पीड में कर रहे हैं। कहता है द डेटा शो दैट इंडिया लॉस्ट 414,000 हेक्टेयर ऑफ ह्यूमिड प्राइमरी फॉरेस्ट फ्रॉम 2001 से 2023 के बीच में, जो कि 18% ऑफ टोटल कवर लॉस के बारे में हमें यहाँ पर बताता है। कहता है असम में, असम सॉ द मोस्ट ट्री कवर लॉस। अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना 3 to 4 हेक्टेयर्स आपके पास आ जाएगा। उसके बाद है कंपेयर टू एवरेज ऑफ 66.6 KHA फॉलोड बाय मिजोरम। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, इनके बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इंडिया ने कितना लॉस कर दिया है जंगलों के मामले में या ट्री कवर के मामले में, तो आपको क्लियर रखना है कितना, 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स। उसके बाद कहता है अरुणाचल प्रदेश हैड द मोस्ट ट्री कवर 6.11 मिलियन हेक्टेयर्स कंपेयर टू एवरेज 957 हेक्टेयर्स आ जाएगा। फिर ये असम वगैरह वगैरह के बारे में बताया गया है। कहता है अगर हम इस ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की बात करें तो इसे किसने, मतलब ये किसका इनिशिएटिव है, तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट लॉन्च इन 2014। किसके साथ ये पार्टनरशिप करता है, गूगल। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और भी बहुत सारी होंगी, पर इनके साथ इसे पार्टनरशिप पे लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया का अगर आप डेटा देखेंगे जंगलों के मामले में तो वो 2.33 मिलियन हेक्टेयर्स हम क्या कर चुके हैं, लॉस्ट कर चुके हैं। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम, और अगला करंट अफेयर देखेंगे इसके साथ कि क्या बोला गया है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए अगला कहता है आपके पास इंडिया अमंग 12 नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर 60% ऑफ वर्ल्ड्स मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। अब देखिए हम सब बड़ी ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, उसी से एक रिलेटेड ये न्यूज़ हमारे पास है। देखिए क्या कहता है, अब यहाँ से भी एक दो चीज़ों को पहले कवर करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहता है अकॉर्डिंग टू अर्थ एक्शन की रिपोर्ट आई है 2024 की, और इसकी माने, इसका टाइटल क्या है, तो इसका टाइटल है प्लास्टिक ओवरशूट डे सितंबर 5, 2024। वैसे तो इसका टाइटल यही चलेगा अभी सितंबर 5 तक अपने पास। तो इंडिया 12वां ऐसा टॉप 12 देशों में इस तरीके से आया है जिसका 60% जो है वो वर्ल्ड में मिसमैनेज्ड है, क्या, प्लास्टिक वेस्ट। तो आपको याद रखना है वो 12 कंट्रीज कौन कौन सी है उसमें से, तो चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, मेक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, यूएसए और टर्की आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंडियाज़ पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन स्टैंड्स एट 8 kg पर कैपिटा पर ईयर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, वैसे तो वर्ल्ड के कंपैरेटिव ये कम है, बट अगर आप नॉर्मली देखें, अगर आप वैसे देखें तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। आप सबको पता है इस प्लास्टिक वेस्ट से हमारे ओशन हो गए, हमारी हर चीज़ क्या हो रही है, बहुत बुरे तरीके से यहाँ पर इफेक्ट हो रही है यहाँ पे। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब देखिए एक तो आपने क्या देखा कि जो ये वाला है, जो ये टाइटल चल रहा है अपने पास, और 5 सितंबर 2024 तक ये टाइटल आपके पास चलने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखता है, कहता है 23 अप्रैल 2024 को इंडिया में भी क्या मनाया जाएगा, प्लास्टिक ओवरशूट डे, इसे यहाँ पर मनाया जाएगा। अब कहता है आपके पास अर्थ एक्शन क्या है, तो एक ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिसर्च करती है, कंसल्ट करती है और हमारे लिए उसके लिए सॉल्यूशंस लेकर आती है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके, तो याद रखना है लाओसाने कहाँ पर आता है, स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला आता है आपके पास IMF से रिलेटेड ये न्यूज़ आपके पास आती है। देखिए क्या कहता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रीअपॉइंट कर लिया है किसको, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, MD, और कितनी बार अपॉइंट हो रही है यहाँ पे, तो सेकेंड 5 ईयर्स के लिए, मतलब दूसरी बार अपॉइंट हो रही है, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। और इनका टेन्योर कब से शुरू होगा, तो आपको याद रखना है 1 अक्टूबर 2024 से इनका टेन्योर
और शुरू होगा। IMF की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, वाशिंगटन DC US। बना कब था ये हमारे पास, तो 1944 में। और इसकी मेंबर नेशंस कितने हैं, तो आपको याद रखना है 190। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे गीता गोपीनाथ कौन है, ठीक है। गीता गोपीनाथ का संबंध आता है किसके साथ, तो वो संबंध आता है किसके साथ, IMF के साथ, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं, अगला देखते हैं। अगला आता है आपके पास यहाँ पे इंडियन आर्मी की अगर आप बात करें तो इंडियन आर्मी और जो DRDO है इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा है एक वॉर हेड फ्लाइट ट्रायल। अब किसका, देखो भाई यहाँ पे मैन पोर्टेबल मतलब जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो फुल फॉर्म आ सकती है आपके पास MP-80GM की, तो आपको यहाँ पर याद रखना है। वेपन सिस्टम कहाँ से किया गया है, पोखरन से ही किया गया, और ये पोखरन कहाँ पर आता है, राजस्थान में। जब भी पोखरन राजस्थान की बात आती है तो आप मुझे बताएंगे पहला न्यूक्लियर टेस्ट और सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था। मैं पिछले से पिछले करंट अफेयर में आपको बता चुकी हूँ ये वाला। अब देखते हैं, कहता है MP-80GM वेपन सिस्टम इंक्लूड्स MP-80GM लॉन्चर, टारगेट एक्विजिशन सिस्टम और फायर कंट्रोल यूनिट भी इसके पास है। कहता है अगर हम बात करें इसे भारत में ही डिज़ाइन और डेवलप किया गया है, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। और किसके साथ पार्टनरशिप करके इसे तैयार किया गया है, तो हैदराबाद तेलंगाना वेस्ट VEM टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ हमने ये मिलकर इसे यहाँ पर बनाया है। DRDO की चेयरमैन की बात करते हैं तो आ जाता है समीर कमात, भी आप याद रख सकते हैं इनका नाम। हेडक्वार्टर आता है नई दिल्ली और इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1958 में, ठीक है। अब देखिए भाई ये इस तरीके का एक मैन पोर्टेबल कह सकते हैं आप यहाँ पे गाइडेड मिसाइल है ये, कि जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, आप इसे ले जा सकते हैं। और ये घातक है बहुत ज़्यादा और अपने निशाने को लेकर बड़ी सटीक है, जिसमें ये दुश्मन के टैंक तक को, बड़े बड़े टैंक तक को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है, ठीक है। चलिए तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था। आगे 2024 का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप हुआ है, देख लेते हैं कहाँ पर हुआ है पहले। तो याद रखेंगे निंगबो कहाँ पर आता है, चाइना में। इंडोनेशियन प्लेयर जिनका नाम क्या आता है, जोनाथन क्रिस्टी, याद रखेंगे आप, इनको गोल्ड मेडल मिला है किस फील्ड में, मेन सिंगल कैटेगरी में। और इन्होंने किसे हराया है, तो ली शी फेंग को हराया है, कहाँ पे, चाइना में ही, उन्हीं के लोगों को हरा दिया है। वर्ल्ड नंबर 9 चाइनीज प्लेयर, क्या नाम है इनका, वैंग जी यू वॉन, ठीक है, वैंग जी ही वॉन हर कॉन्टिनेंटल वुमेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग, इन्होंने किसे हराया, तो आपको याद रखना है सैन यूई फी, अब क्या पढ़ेंगे इसको, इस तरीके से पढ़ेंगे शायद मेरे ख्याल से, तो किसे हराया इन्होंने, शैन यू फी, इसको यहाँ पर क्या करा है, हराया है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। आप सबने सुना है इसके बारे में, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसकी स्थापना की गई थी कब, 1934 में। वर्ल्ड फेडरेशन अगर आप बात करते हैं, अगर हम बात करें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1934 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो आपको याद रखना है कुआला लंपुर में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, कुआला लंपुर। और ये कहाँ पर आएगा, तो आप याद रखेंगे मलेशिया में आता है कुआला लंपुर, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगला किसके बारे में बात कर रहा है, इंडियन एथलीट है, ठीक है, जिनका नाम है ऐश्वर्या, क्या नाम है इनका, ऐश्वर्या मिश्रा। और अगर आप इनकी बात करें कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये महाराष्ट्र से, ठीक है। देखिए इनको एक्चुअली में ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ था पहले, याद रखना है आपको, जो कि अब बढ़कर मतलब जो कि अब अपग्रेड हो गया है किसमें, सिल्वर मेडल में। जब आफ्टर द ओरिजिनल सिल्वर मेडलिस्ट फरीदा स्लोविया ऑफ उज्बेकिस्तान फेल्ड अ डोप टेस्ट। आप सबने पढ़ा था डोपिंग के बारे में, हमने पिछले करंट अफेयर में बात करी थी। डोपिंग क्या हो गया कि आप इस गेम के दौरान, किसी भी गेम के दौरान आप ड्रग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। तो ये आपने पढ़ा था, उसमें क्या करी गई है ये मतलब ये वहाँ पे चली गई और जिसके चक्कर में जो इनका जो मेडल था ब्रॉन्ज, वो किस में तब्दील हो गया, यहाँ पे सिल्वर में अब तब्दील हो गया। ये हो कहाँ पे रहा है, तो आपको याद रखना है बैंकॉक थाईलैंड पे। और कौन सी चैंपियनशिप है ये, तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023
2023 है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए जो ये स्लोविया है ये किस चीज़ से पॉजिटिव पाई गई हैं, तो आपको याद रखना है मेल्डोनियम से। और अगर हम बात करें तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसे बैन कर दिया था इस सब्सटेंस को, कब? 2016 में। तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स के नाम लिखे जाते हैं जिन्हें बैन कर देता है कौन? ये वाडा। तो आपको याद यहाँ पर रखना है, ठीक है। चलिए अगला किताब आई है एक अपने पास जिसका नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। देख लेते हैं, देखिए क्या नाम है इसका, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो पद्म भूषण अवॉर्डी हैं एक अपने पास जिनका नाम आता है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोड़ा, जिन्हें हम सैम पित्रोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ये इंडियन इंजीनियर हैं और इन्होंने अपनी एक नई किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये जो किताब है ये किसके बारे में बताती है? तो ये डेमोक्रेसी एंड द पोटेंशियल चैलेंजेस इन कंट्रीज लाइक इंडिया और यूएसए के बारे में आपको बताती है, ठीक है। चलिए बिल्कुल फैक्चुअल था ये। अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, क्योंकि ये जब बच्चों ने पिछले साल पेपर दिया था वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, जलियांवाला बाग वाला, ठीक है। पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और क्या इससे रिलेटेड हमारे पास बन सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या बात हो रही है इसमें, देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसको पूरे तरीके से, ठीक है। देखिए कहता है 13 अप्रैल 2024, हम सबको पता है 13 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज बैसाखी डे। हम क्या मनाते हैं इस दिन यहाँ पर? बैसाखी डे। और एक्चुअली में ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, हार्वेस्टिंग डे भी आप इसे कह सकते हैं। और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मतलब जिस टाइम आप अपनी गेहूं की कटाई कर रहे होते हैं। देखिए कहता है इस 13 अप्रैल को 1005वीं एनिवर्सरी मनाई गई किसकी? जलियांवाला बाग मैसेकर की, ठीक है। आप सबको पता है बहुत बड़ा हत्याकांड है, बहुत बड़ा ब्लैक डे है हमारे इतिहास का ये। इसी को अमृतसर मैसेकर भी कहा जाता है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। कहाँ पर? पंजाब में। और उस समय कौन सा वाला पंजाब? ब्रिटिश इंडिया। आज कौन सा वाला है? आज भी पंजाबी है। खैर कहता है 13 अप्रैल को क्या था? बैसाखी का दिन था और 1000 ऑफ पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग। और बहुत सारे लोग कहाँ पर इकट्ठे हुए थे? जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, ठीक है। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। देखो इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी से मैं आपको कनेक्ट करती हूँ। देखिए गांधी जी आते हैं 1915 में, 1916 में वो किसी एक्टिविटी में एक्टिव नहीं होते हैं भारत की, अपने लीडर गोपाल कृष्ण गोखले के बोलने की वजह से वो किसी भी पार्टी में, मतलब किसी भी भारत की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। 1917 में वो क्या लॉन्च करते हैं यहाँ पे? 1917 में क्या लॉन्च करेंगे वो यहाँ पे? चंपारण, ठीक है। उसके बाद 1918, इस तरीके से करते करते 1919 का टाइम आता है, ठीक है। जैसे चंपारण हो गया, फिर आपके पास अहमदाबाद मिल स्ट्राइक आ जाएगा, फिर खेड़ा आ जाएगा, ठीक है, 1918 में ही। उसके बाद आप देखते हैं 1919 में गांधी जी ने, जब अंग्रेज लेकर आते हैं रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो ऑल इंडिया मास सत्याग्रह को क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे। अब थोड़ी सी वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है, ईयर और डेट को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, जिसके कारण दंगे बहुत भड़कना शुरू हो जाते हैं। और वो दंगे धीरे धीरे करके क्या कर लेते हैं कि उन्हीं दंगों के अंदर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। और इनके अरेस्ट, अब देखो भाई, माना जाता है, किताबें ऐसा लिखती हैं कि दो भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं। एक भीड़ वो है जो बैसाखी मनाने के लिए अमृतसर आ रही है, और एक भीड़ वो है जो किसका प्रोटेस्ट कर रही है यहाँ पे? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट होने के लिए क्या कर रही है यहाँ पे? इकट्ठी हो रही है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स जो एक्टिंग था ब्रिगेडियर जनरल कर्नल रेजिनाल्ड, कह सकते हैं ऐसे, एडवर्ड हेनरी डायर, एक तो इतना नाम याद नहीं हो सकता, जनरल डायर बहुत ईजी भाषा में से याद कर लेते हैं, डिप्लॉयड हिज 50 ट्रूपर्स एंड ब्लॉक्ड द एग्जिट एंड ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड सिविलियन अटेंडिंग अ पीसफुल गैदरिंग। देखिए भाई, आज भी पीसफुल पिकेटिंग हम सबको अलाउड है, ठीक है। वैसे ही उस समय पे भी अलाउड थी, पर अंग्रेज़ों ने अपना गुस्सा वस्सा निकाला हम पर और बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर क्या कर रहे थे? गोलियां चलाई थी। माना जाता है कि कितने देर तक ये गोलियां चलती रही हैं? 10 मिनट तक। और कितने राउंड ऑफ फायर हुए थे? तो 1650 हुए थे। इट किल्ड एन एस्टिमेटेड 379 पीपल, जिसमें आदमी, औरत, बच्चे सब थे यहाँ पे, ठीक है। एंड इंजर्ड मोर देन 1000 मोर। अगर हम अंग्रेज़ों का डेटा माने तो अंग्रेज़ तो बोलते हैं कि भैया कोई बात ही नहीं हुई है, हम तो बहुत कम लोग मरे हैं वहाँ पे, तो ठीक है, अंग्रेज़ों का अगर आप डेटा माने। बट अगर आप अपना डेटा मानते हैं, अगर हम अपना डेटा देखते हैं जो कांग्रेस डेटा अपना पेश करती है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों की यहाँ पर क्या हुई थी? डेथ हुई थी, ठीक है। अगला देखते हैं। कहता है द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट पास्ड द रॉलेट
एक्ट, मैंने अभी आपको बता दिया, जिसका दूसरा नाम क्या था, एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। और इसको क्यों लाया गया था, सेडिशन कमेटी के अंदर। अब ये हिस्ट्री का टॉपिक है, कभी मौका मिलेगा आपको हिस्ट्री पढ़ाने का तो वहाँ पे मैं ज़रूर समझाऊंगी आपको, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी थी, ठीक है। चलिए आगे आता है आपके पास यहाँ पे इंडिया। अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कहता है सैनी हैवी इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इक्विपमेंट जो होते हैं उन्हें प्रोवाइड करती है। ये जिसने लॉन्च करा है SKT 105E, इसका नाम आता है आपके पास ये 105E, इंडिया फर्स्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड फुली इलेक्ट्रिक ओपन कास्ट माइनिंग ट्रक, ठीक है। तो माइनिंग के लिए एक ट्रक को यहाँ पे इनिशिएट किया गया है, उसको आपको यहाँ पर याद रखना है। बनाने वाली कंपनी का नाम क्या आता है, सैनी हैवी इंडस्ट्री, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। देखिए अब ओपन कास्ट माइनिंग क्या होती है। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब जो अर्थ सरफेस के ऊपर ही, ज़्यादा खुदाई ना करनी पड़े और ऊपर ही जो आपको मिनरल्स मिल जाएंगे, आप उसे क्या नाम देते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग आप इसे नाम देते हैं। कहता है ये जो ट्रक है ये यूनिक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है जिसमें ज़ीरो एमिशन होगा एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस बाय लोअरिंग द कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। तो कार्बन तो आप सबको पता ही है, कम करना ही है हमें यहाँ पे, तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला भी। चलिए अगला आता है वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2023, इसके बारे में बात कर लेते हैं और वर्ल्ड के जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं इनके बारे में यहाँ पर बात देख लेते हैं, ठीक है। देखते हैं चलिए क्या बनता है। कहता है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने रिलीज करा है टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड फॉर 2023। तो 2023 के लिए जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं इनके बारे में बात की जा रही है। पहला देखते हैं, पहला आता है दिल्ली एयरपोर्ट, जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। इसकी कितनी पोजीशन है यहाँ पे, तो इसकी 10वीं पोजीशन है, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। अब टॉप कौन कर रहा है यहाँ पर, तो आपको क्लियर रखना है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट USA। ये वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है जिसमें अगर पैसेंजर्स की बात करें तो 104.65 मिलियन पैसेंजर इन 2023। अगर हम इस एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पर आता है ये, तो ये आता है मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल कहाँ पर आता है आपके पास, कहाँ पर आएगा आपके पास, ये कनाडा में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब अलग अलग डेटा है, बहुत सारी जगहों से अलग अलग डेटा आएगा, बस आपको इतना याद रखना है कि इंडिया का कौन सा वाला एयरपोर्ट इसके अंदर क्या किया गया है, ऐड किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला करंट अफेयर देख लेते हैं, ठीक है। अगला आता है डिपॉजिट ऑफ सीनियर सिटीजन्स सर्ज्ड बाय 143%। अब SBI ने एक डेटा रिलीज करा है और उसमें बताया है जो सीनियर सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनका जो मतलब पैसा डिपॉजिट है उसमें हाइक देखने को मिली है। देख लेते हैं, देखिए कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन सीनियर सिटीजन्स अकाउंट, ये बढ़ चुका है कितना परसेंट, 143%। और कितने रुपए की बात करें तो 34.367 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ दिसंबर 2023, जो कि 2018 तक कितना था, 13.724 लाख करोड़ था, ठीक है। कहता है द रिपोर्ट रिवील्ड दैट सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स, टर्म डिपॉजिट में आप FD RD के बारे में बात कर सकते हैं, ये बढ़ चुकी हैं कितना परसेंट, 80%, अराउंड 7.4 करोड़ इन दिसंबर 2023। द रिपोर्ट एस्टिमेटेड दैट एटलीस्ट 7.3 करोड़ ऑफ दीज अकाउंट्स हैव अ बैलेंस ऑफ ओवर 15 लाख, और इंटरेस्ट रेट कितना मिल रहा है इनको यहाँ पर, तो 7.5 ऑन दीज डिपॉजिट्स, ठीक है। अगला कहता है द रिपोर्ट शोड दैट द एवरेज अमाउंट पर सीनियर अगर निकाली जाए, सिटीजन निकाली जाए, तो वो कितना परसेंट दिख रही है हमें यहाँ पे, 39%। आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी बात हो गई ये वाली। और अगर हम बात करें तो इसी तरीके से अगर चलता रहा तो फिर बाकी सब चीज़ों में भी क्या आना शुरू हो जाएगा, अपने पास चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, SBI की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएंगे आप, SBI की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए SBI की स्थापना हुई थी 1955 को। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, तो आप सबको पता है मुंबई महाराष्ट्र में। RBI का भी वही है, तो आप याद रखेंगे, इसका भी कहाँ पर आता है, मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए अगला आता है कुवैत के नए PM बने हैं, ठीक है। कुवैत के क्या बने हैं आपके पास यहाँ पे, न्यू PM बने हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं।
कुवैत्स अमीर, ठीक है, हिज हाइनेस शेख मिशल अल अहमद अल जबेर अल सबा, तो इतना तो याद नहीं रखना, सबा सुबह करके इसे याद कर लो, हैज़ इशूड एन एमरी डिक्री अपॉइंटिंग कुवैती इकोनॉमिस्ट, जिनका नाम क्या है, शेख अब्दुल्ला अहमद अल शबा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा घुमाने वाला नहीं है आपके लिए, और इससे आप सीधा सीधा यहाँ पर याद रख लेंगे, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या आती है, कुवैत सिटी आती है, और करेंसी क्या चलती है यहाँ पे, तो दिनार चलती है, ये आपको क्लियर रखना है। और कैपिटल क्या आ गई आपके पास, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कुवैत सिटी, इसकी क्या आ जाती है आपके पास, कैपिटल आ जाती है। अगला देखते हैं, ठीक है, अगला अच्छा, अब इसमें यहाँ पे देख लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर अपने पास। देखिए अब एक एक्सरसाइज कराई गई है, ठीक है, देख लेते हैं। द इंडियन आर्मीज त्रैशक्ति कॉर्प कंडक्टेड अ ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एट अ सुपर हाई ऑल्टीट्यूड, कितने एरिया पे की गई है और कहाँ पे की गई है, सिक्किम में की गई है। इस एक्सरसाइज की बात करते हैं आप, तो इसका एम क्या है, एक मिसाइल एक टैंक, एंड हाईलाइटेड द एक्यूरेसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इन हाई ऑल्टीट्यूड एनवायरनमेंट। तो हाई ऑल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में क्या इसका असर रहेगा इस गाइडेड मिसाइल का, इसको चेक करने के लिए इसे यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। और इसका एम भी क्या रहेगा, तो आप सबको पता है इसका एम भी क्या रहेगा कि जो बड़े बड़े जो होते हैं टैंक्स होते हैं, जो बड़े बड़े आर्म्ड व्हीकल्स होते हैं बड़े बड़े, उन्हें क्या किया जा सके, नष्ट किया जा सके, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा सिक्किम के बारे में बात कर लेते हैं और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से बनने वाले, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, आप सबको पता है यहाँ पे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, जिनका नाम क्या आता है, जिसका नाम आता है कंचनजंगा। कितनी आती है यहाँ पे, कौन सी वाली पीक आती है, कंचनजंगा। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे ट्राइब्स कौन कौन सी आती हैं, देखो एक तो बहुत पेपर में फेमस रहती है जिसका नाम आता है लेपचा, उसके अलावा एक आती है लिम्बू, एक कौन सी आती है, लिम्बू, याद रखना है आपने। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक बूटिया करके यहाँ पर ट्राइब आती है, तमांग आती है, तो आपको ये भी क्लियर रखना है। यहाँ पे एक आती है आपके पास बूटिया और एक आपके पास आती है यहाँ पे तमांग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं कहाँ की, ये कहाँ की आती हैं, सिक्किम की हमें ट्राइब देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो अभी जो अपने पास वो हैं CM है यहाँ के, ठीक है, उनका नाम भी क्या आता है आपके पास यहाँ पे, तो उनका नाम आता है प्रेम सिंह तमांग, याद रखेंगे आप। क्या नाम आता है इनका, प्रेम सिंह तमांग इनका नाम आ जाता है, ये आपने याद रखना है। ये कौन हो गए यहाँ पर अभी CM है कहाँ के, सिक्किम के, तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और गवर्नर की बात करेगा तो गवर्नर का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, लक्ष्मण आचार्य, ठीक है, क्या नाम आ जाएगा, लक्ष्मण आचार्य। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास। अच्छा एक और यहाँ पे एक पास है जिसका नाम क्या आता है आपके पास, नाथुला। शायद आप सब ने सुना होगा कि पासेज हैं इंडिया में बहुत सारे, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, उसमें से एक है नाथुला और एक और आता है जिसका नाम आता है आपके पास जेलेपला। ये दोनों पासेज कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ये दोनों के दोनों पासेज आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, सिक्किम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं आपको, ये सिक्किम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया अपने पास। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला, इंडियाज पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू हैव टच 1.4 बिलियन मार्क। ये तो आपको शायद बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं, ये रिपोर्ट किसने पेश करी है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो बोला गया है इंटरवोवन लाइव्स थ्रेड ऑफ होप एंडिंग इनइक्वालिटीज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। इसके अकॉर्डिंग इंडियाज पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड इन टू डबल इन 77 ईयर्स, ठीक है। कितनी है अभी, तो आपको याद रखना है यहाँ पे कितना बोला गया है, 1.4 बिलियन। और अगर हम चाइना की बात करें तो 1.425 बिलियन देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद कहता है यहाँ पे, अगर हम इस रिपोर्ट की माने, एस्टिमेटेड दैट 24% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन के कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0.04 के बीच में, 17% लाइज रेंज बिटवीन कितने से कितना, 10 से 19 साल की उम्र में, ठीक है। चलिए कहता है 10 से 24
इसकी बात करें तो 26, ये आप पढ़ लेंगे डेटा इसके साथ ही, ठीक है। अब कहता है UNPF जो है वो इंडिया के लिए भी ऑपरेट कर रहा है, कब से, 1974 से। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं इसके, न्यूयॉर्क USA में। इसका खुद का फॉर्मेशन ईयर कब का है, तो 1969 का। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन आते हैं, तो नतीलिया कानेम कौन आते हैं, आपके पास यहाँ पे इसके डायरेक्टर आते हैं, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हो गया आपके पास यहाँ तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है नाइजीरिया। पहली कंट्री बनी है जिसने किस दवाई को लॉन्च करा है ग्लोबली, ये पहली कंट्री बन चुकी है जिसे आप पढ़ सकते हैं, जिसका नाम आपके पास आ जाता है मेनिनजाइटिस। क्या नाम देते हैं इसको हम, मेनिनजाइटिस। अब मेनिनजाइटिस एक्चुअली में क्या होता है, देखिए अब माना जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन है, इमेजिन कर लेते हैं, और ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। तो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक शील्ड होती है, पूरी की पूरी एक लेयर होती है, ठीक है। उस लेयर की अगर उस लेयर पे जैसे हम वजन उठाते हैं कई बार सिर पे या कुछ करते हैं तो वो लेयर प्रेस होती है, पर कई बारी क्या होता है वो लेयर जब टूट जाती है जिसके कारण हमारे दिमाग में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड पे स्वेलिंग आ जाती है। उससे रिलेटेड क्या ढूंढी गई है, दवाई को ढूंढा गया है, ठीक है। देखिए कहता है नाइजीरिया पहली कंट्री बन चुका है जिसने एक वैक्सीन को लॉन्च करा है जिसका नाम है MEN5CV, याद रखेंगे आप। और किसने रिकमेंड करा है, WHO ने। और क्या बोला गया, टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट 5 स्ट्रेन्स ऑफ मेनिनोकोकस। अब ये आप थोड़ी लैंग्वेजेस आगे आप ये पढ़ लेंगे, बैक्टीरिया ACWYX रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनिनजाइटिस। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको याद रखना है, इसका टारगेट बना हुआ है कि 2030 तक हम इसे क्या कर लेंगे, यहाँ पर ख़त्म कर लेंगे। इसे बनाने में किस किस के साथ कोलैबोरेट किया गया है, तो याद रखना है पाथ, जो कि क्या है, प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये वही सीरम है जिसने कोविशील्ड बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या बनाई थी इसने, कोविशील्ड बनाई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अच्छा, मोंटे कार्लो टेनिस मास्टर 2024, तो ग्रीक टेनिस प्लेयर जिनका नाम क्या आता है, स्टीफेंसो तिसिपास, अगर हम बात करें तो इन्होंने मोंटे कार्लो मास्टर टाइटल लिया है। यहाँ पर आपको याद रखना है किसको हराने के बाद, नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराने के बाद। सुमित नगाल जो कि इंडियाज़ एमर्जिंग टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने इटली के किसे हराया है, तो आपको याद रखना है मैटियो अर्नाल्डी को हराया है इटली के। और ये फर्स्ट एवर इंडियन जिनको क्या मिला है, इस प्रकार का अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। न्यू FDI लिमिट्स फॉर सैटेलाइट रिलेटेड एक्टिविटीज़ अंडर फेमा। अच्छा देखिए, सैटेलाइट आप सबको पता है कि अभी हम जो हैं वो सैटेलाइट की तरफ बहुत ही ज़्यादा पीक पे चल रहे हैं, है ना। मतलब हम इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे हैं सैटेलाइट से रिलेटेड, और आप ऐसा कह सकते हैं स्पेस से रिलेटेड, ठीक है। देखिए क्या कहता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कि निर्मला सीतारमन के पास है, उन्होंने कुछ अमेंडमेंट करी हैं। अब उस अमेंडमेंट के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए कहता है ये नए रूल्स आ गए हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। पहला बोला है अंडर द अमेंडमेंट FDI पॉलिसी 100% FDI इज अलाउडेड इन स्पेस सेक्टर। 100% क्या किया जा सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ताकि स्पेस की जो फील्ड है उसमें क्या कर सकें, हम ग्रो कर सकें। एज पर अमेंडेड FDI पॉलिसी द सैटेलाइट सब सेक्टर हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़ विद डिफाइंड लिमिट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ईच सेक्टर, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी भी कंट्री को हमारी स्पेस एजेंसी में मदद करनी है या किसी में इस तरीके का पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर लाई गई हैं, ठीक है। देखिए कहता है इन मैन्युफैक्चरिंग, अब वो 3 कौन कौन से थे, अब आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद कहता है in manufacturing component and system or subsystem for satellites ground segment upper user segment up to 100% FDI is allowed. याद रखना है सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशन की अगर आप बात करें तो कितना बोला है यहाँ पे 74%, याद रखना है। इन लॉन्च व्हीकल्स एंड एसोसिएटेड सिस्टम इसमें काम करना है तो कितना % दिया जाएगा 49। और ऑटोमेटिक रूट की अगर आप बात करें, अंडर ऑटोमेटिक रूट द नॉन रेसिडेंट और इंडियन कंपनी डू
does not require not the Reserve Bank nor the Government of India. Sectors which come under the automatic route are medical devices, petroleum refining. अभी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जहाँ पर बोला गया है, ठीक है। हाँ, पर गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत मैंडेटरी रहेगा गवर्नमेंट रूट्स के लिए। सेक्टर जो इसके अंदर आ जाएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे, प्रिंट मीडिया, मल्टी ब्रांड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उतना ज़्यादा तो नहीं पढ़ के जाना है इसके लिए, पर किस किस सेक्टर में कितना कितना दिया जा रहा है ये आपको ज़रूर क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला आता है, अगला देख लेते हैं। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें यहाँ पे तो नई 3-4 चीज़ों को फिर से क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ये आप यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और जीआई टैग किस किस को मिला है, यूपी में मिला है फिर से, ठीक है, देख लेते हैं। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 13 नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने 13 न्यू प्रोडक्ट्स को क्या करा है, यूपी के जीआई टैग देने की बात करी है, ठीक है। अब यूपी में कितने हो चुके हैं यहाँ पे, तो 75 हो चुके हैं, ये बात आपको याद रखना है। और यूपी इस समय पर टॉप कर रहा है इन सब चीज़ों के मामले में। कहता है तमिलनाडु में क्या आती है, सेकंड पोजीशन आ जाती है, 58 जीआई टैग हैं। अब जो न्यू जीआई टैग मिले हैं वो फूड स्टफ में देखा जाए तो बनारस तिरंगी बर्फ़ी, उसके बाद है बनारस लाल पेड़ा और जौनपुरी इमारती, ये क्या आ जाएंगी यहाँ पे, स्वीट्स आ जाएंगी, जिसके ऊपर क्या किया जा रहा है, यहाँ पे ये दिया जा रहा है। अब हैंडीक्राफ्ट में कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खेरी थारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली फर्नीचर, बरेली जरदौजी क्राफ्ट, पिलखुवा होम फर्निशिंग, बनारसी तबला, उसके बाद है बनारसी शहनाई, बनारस मुराल पेंटिंग्स याद रखेंगे। और एग्रीकल्चर में चिरंगांव करहुंदा ऑफ बनारसी बनारस, और लाल भरवा मिर्च रेड पिकल चिल्ली आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास जीआई टैग कहाँ के, ये आपके पास जीआई टैग आ गए कहाँ के, यूपी के, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे यूपी में बाय कैमरलिज्म है लेजिस्लेचर यहाँ पर, या फिर यूनी कैमरल है, आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की, कहता है इंडियन रेसलर जिनको 9 मेडल मिले हैं, अब 9 में से 4 सिल्वर हैं और 5 क्या यहाँ पे ब्रॉन्ज है, याद रखना है आपको। कहाँ पर हुआ है ये, तो आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ है, बिश्केक किर्गिस्तान में ये हमें देखने को मिलता है। टीम की अगर हम बात करें, इंडिया वॉज रैंक्ड 11th इन ग्रीको रोमन, 7th इन मेंस फ्री स्टाइल और 4th इन वुमेन्स रेसलिंग, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये भी हो गया आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम अगली बात कर लेते हैं इसके अलावा, अगला, अच्छा इसी के साथ अभी आगे भी आएगा, हाँ हो गया ये वाला, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला आता है वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, देखो कहता है दोहा जो कि कतर का आता है आपके पास, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल दिया गया है इन द, याद रखेंगे आप, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड हेल्ड एट पैसेंजर्स टर्मिनल एक्सपो इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी, याद रखेंगे आप। उसके बाद है 2023 एयरपोर्ट ऑफ द ईयर एंड 12 टाइम प्रीवियस विनर कौन, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, उसको 2nd प्लेस मिली है, जिसे वैसे भी बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया कहा जाता है, याद रखेंगे आप। उसके बाद है इंचियोन एयरपोर्ट, सियोल साउथ कोरिया में आता है, ये 3rd आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। और स्काई ट्रैक्स जो है वो एक स्पेशलिस्ट रिसर्च और क्वालिटी एडवाइजरी है, किसकी फील्ड में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की फील्ड में। और अगर हम इसकी बात करें तो आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, कि इसकी जब हम बात करते हैं तो इसके हेडक्वार्टर इसके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं आपको, लंदन यूके में देखने को मिलते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में, याद रखेंगे आप, 1989 में, ठीक है। और ये जो स्काई ट्रैक्स है इसे ऑस्कर क्या कहा जाता है, ऑस्कर्स ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, ऑस्कर ऑफ एविएशन इंडस्ट्री, इसे क्या यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अब अगला करंट अफेयर इसके साथ ही देख लेते हैं। अगला आता है स्वीडन बिकम 38 सिग्नेटरी टू द एर्टेमिस आ जाएगा अकॉर्ड। अब देखिए ये एर्टेमिस अकॉर्ड किससे डील करता है, पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम इस अकॉर्ड की बात करें तो पहले तो आपको ये समझना है कि इंडिया भी इसका मेंबर है। आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो किसके लिए काम करता है, तो वो काम करता है स्पेस एक्सप्लोरेशन और यूज़ ऑफ आउटर स्पेस। मान लो कि 2 कंट्रीज़ ने मिलकर कहीं जाना हो या कुछ स्पेस से रिलेटेड कुछ काम करना हो तो उसके साथ आता है। ये कहता है स्वीडन जो है वो 38th नेशन बन चुका है, किसको, नेशनल एरोनॉटिक्स
एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एडमिनिस्ट्रेशन का आर्टेमिस अकॉर्ड विच इस्टेब्लिश अ प्रैक्टिकल सेट ऑफ गाइडलाइन फॉर पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस। स्विट्जरलैंड जो है वो 37th कंट्री बना था, याद रखना है आपको। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो 27th मेंबर बना था इसका, ठीक है। पिछले साल बने थे हम यहाँ पर, तो याद रखना है पिछले साल या पिछले से पिछले साल बने थे, 22-23 के बीच में हम बने थे, तो आपको याद रखना है हम 27th मेंबर थे, ये बात आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। कहता है आर्टेमिस अकॉर्ड जो है वो जॉइंटली लॉन्च्ड बाय नेशनल एरोनॉटिक एंड, ये आ जाएगा आपके पास, यूएस के डिपार्टमेंट के साथ ये है, और किसकी फील्ड में से किया जा रहा है ज़्यादा करके, तो स्पेस की फील्ड में आपको क्लियर रखना है। आर्टेमिस अकॉर्ड वाज फॉर्मली साइंड ऑन 13 अक्टूबर 2020। इसके 8 फाउंडर मेंबर कंट्रीज थी, कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, उसके बाद है यूएई एंड द यूके और यूएसए, ठीक है। इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट विद नो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती है, और ना ही किसी प्रकार का आपको पैसा इसमें देना है, ठीक है। चलिए, अब मान लो मून मिशन करना हो या इस तरीके का कोई भी स्पेस मिशन करना हो, तो नासा के साथ अगर जुड़कर तो आप इसे कर सकते हैं। आप मतलब जो कंट्री से ज्वाइन करेगी वो इसे कर सकती है। अगला आता है एनुअल टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। अब ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसे देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चन इससे बनेगा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है यहाँ पे कि द टाइम 101 ईयर ओल्ड ग्लोबल मीडिया ब्रांड है जिसने 21वां एडिशन क्या करा है, अपना लॉन्च करा है। इस लिस्ट में अगर हम देखें तो 8 इंडियन ओरिजिन लोग हैं, उसमें से एक है आलिया भट्ट। आप सबको पता है आलिया भट्ट कौन है, सबको पता है, ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड आपके पास कौन सा नाम आता है? देव पटेल, ये भी एक्टर हैं हमारे पास। उसके बाद आती है साक्षी मलिक, आती हैं आपके पास, ये फीमेल रेसलर हैं अगर आपको पता हो तो। सत्य नडेला, सबको पता है, माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद आपके पास आता है अजय सिंह बांगा, अगर आपको याद हो तो अजय बांगा जो हैं वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, अगर आपको पता हो इसके बारे में तो, ठीक है। उसके बाद है जिगर शाह, ये बिजनेसमैन है। उसके बाद आता है आसमा खान, याद रखना है आपको, तो आसमा खान जो एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट चलाती हैं ये। और उसके बाद आता है प्रियम वदा नटराजन, अगर हम इनकी बात करें तो ये प्रोफेसर हैं येल यूनिवर्सिटी में। इनका बहुत ज़्यादा क्या है, इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी में भी और हर जगह पे भी, ठीक है। तो किसके अकॉर्डिंग ये डेटा रिलीज हुआ है? टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग इस डेटा को रिलीज किया गया है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, टाइम मैगजीन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में, ये आपको याद रखना है। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं आपके पास? न्यूयॉर्क यूएसए में इसके हेडक्वार्टर आते हैं, ठीक है। चलिए, अगला आता है, अब एक विजडन अवार्ड मिला है, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है विजडन क्रिकेटर्स Almanac has revealed its 5 Wisden Cricketer of the Year, highlighting exceptional performance in the world of cricketer। अगर आप सबको पता हो तो विजडन क्रिकेट एक आपके पास कौन आ जाते हैं? क्रिकेटर आ जाते हैं, कहाँ के? इंग्लैंड के। अब इसमें कौन कौन ऐड है ये देख लेते हैं। पहला आता है आपके पास ऑस्ट्रेलिया के मिशेल, ठीक है। अब इनके नाम देख लेंगे आप क्या बोला जाएगा। उसके बाद है उस्मान ख्वाजा, उसके बाद है ऐश गार्डनर, और इंग्लैंड के हैरी ब्रूक, मार्क वुड, ये बात आपको याद रखनी है। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ट्रेविस हेड क्लिंच द 2023 विजडन ट्रॉफी फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग 163 इन अगेंस्ट द इंडिया इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पर हुआ था? ओवल इन लंदन यूके में हुआ था, ठीक है। तो कई बार आपसे पेपर में पूछा जाता है इनमें से कौन सा क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, तो नहीं के लिए पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सा आ गया आपके पास? ओवल आ गया, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं ASI's आर्यभट्ट अवार्ड। अब आर्यभट्ट अवार्ड के बारे में आप यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है, अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, आप सब ने आर्यभट्ट के बारे में सुना होगा। और जब आप 5th सेंचुरी की बात करते हैं, 5th सेंचुरी जब राजा कौन हुआ करता था यहाँ पे इंडिया में? चंद्रगुप्त सेकंड। एक तो आप चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हैं, एक कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे? चंद्रगुप्त 2, जिसको हम विक्रम आदित्य भी कह देते हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? विक्रम आदित्य भी कहते हैं। इनके कोर्ट में नवरत्न रहकर गए हैं। नवरत्न मतलब 9 दिग्गज लोग रहकर गए हैं। उन्हीं दिग्गजों में से एक कौन से थे? आर्यभट्ट। तो उन्हीं के नाम पर यह प्राइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, कहता है सुब्बाराव, अब इनका पूरा नाम पढ़ा जाए तो ये आएगा
पावुलुरी सुब्बाराव फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट हैं और फाउंडर और सीईओ हैं किसकी, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड के। इनको क्या मिला है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है, इनको प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड से नवाजा गया है। कौन सी सोसाइटी के द्वारा, तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम बात करें, ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड विद डिस्टिंग्विश्ड फेलो, ठीक है, एक अच्छा काम करने के लिए इनको ये दिया जा रहा है। ही रिसीव्ड द ऑनर इन रिकॉग्निशन फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन ऑफ एरोनॉटिक्स। और आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, ये किसने बनाया है आर्यभट्ट अवार्ड, तो आपको याद रखना है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हम बात करते हैं किसके बारे में, आर्यभट्ट हमारी पहली सैटेलाइट भी हुई जिसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। और अभी आपको थोड़ी देर पहले क्लियर करा था मैंने, किसकी मदद से करा था हमने, ये रशिया की मदद से। ठीक है, चलिए हो गया। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, किसके नाम पर आ गया, तो आप सबको पता चल गया, 5th सेंचुरी के एस्ट्रोनॉमर हुए ये अपने पास। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी उन्होंने, जैसे आर्य सिद्धांत हो गई, आर्यभट्टिया हो गई। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी उन्होंने किताबें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, इसमें कैश प्राइज मिलता है कितना, तो आपको याद रखना है 1 लाख का। इसकी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1990 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, तो बेंगलुरु कर्नाटका। तो इसरो साइंटिस्ट सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका। आप इसे टिक कर सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला, डीआरडीओ ने कंडक्ट करा है फ्लाइट टेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। ठीक है, क्रूज मिसाइल अगर आप बात करते हैं, 2 प्रकार की मिसाइल मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुकी हूँ। एक होती है बैलिस्टिक, जो कि एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, और एक क्रूज होती है जो अपने टारगेट से धीरे धीरे करके इस तरीके से जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे डीआरडीओ ने क्या करा है, अपनी पहली क्रूज मिसाइल को चंडीपुर, कहाँ से, चंदीपुर कोस्ट उड़ीसा से इसे क्या करा है, यहाँ पे लॉन्च करा है। इसकी बात करें तो इसको डेवलप किसने किया है, तो डीआरडीओ के लेबोरेटरी एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट, जो कि कहाँ पर है, जिसका अगर आप बात करें तो जो कहाँ पर आता है आपके पास, बेंगलुरु कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आगे इसी के बारे में बात करेंगे। कहता है ये जो मिसाइल है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो मिसाइल है वॉज मॉनिटर्ड बाय वेरियस रेंज सेंसर, रडार, ETOS मतलब इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, टेलीमेट्री डिप्लॉयड बाय द ITR एट वेरियस लोकेशंस। अब ये बहुत तरीके से इसे क्या किया गया है, यहाँ पे बचते बचाते हुए इसे यहाँ पे पूरा का पूरा सक्सेसफुल किया गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है DRDO, तो आप बात करेंगे बेंगलुरु कर्नाटका, और इसकी स्थापना हुई थी 1959 को। अगला आता है 13th यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड। ठीक है, अब ये गर्ल्स का मैथमेटिकल ओलंपियाड हुआ है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, और किस किस को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए कहता है इंडिया को 2 सिल्वर मिले हैं, और क्या मिले हैं साथ में, 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। और ये 13वां यूरोपियन गर्ल मैथमेटिक ओलंपियाड था, जो कि कहाँ पर हुआ है, 11 से 17 अप्रैल 2024 के बीच में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो स्कालतुबो जॉर्जिया में ये हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए भाई, अब यहाँ से एक आपके पास 2 नाम आ जाएंगे जिनको सिल्वर मिला है, उनके नाम अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। एक का नाम आ जाएगा गुंजन, ठीक है, एक आप नाम लिख लेंगे, वहाँ पर आपके पास नाम आ जाएगा गुंजन अग्रवाल, इनका नाम आ जाएगा हरियाणा से। और उसके अलावा एक नाम आ जाएगा संजना, जो कि कहाँ से आ जाती हैं आपके पास, जो कि आ जाती हैं कहाँ से, केरला से। ठीक है, तो ये 2 ही नाम आपके लिए बहुत है, ब्रॉन्ज वाला नहीं भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला देखते हैं। इंडिया ने, आपको पता है इंडिया और नेपाल के जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, आप सबको पता है, अभी हम इनके साथ UPI पे काम कर रहे थे थोड़े दिनों पहले, और अब इसी के बारे में मतलब अब हमने उन्हें कुछ डोनेट करा है। तो इंडिया ने 35 एम्बुलेंसेस, 66 स्कूल बसेस अगर आप बात करें, और उसके अलावा मतलब नेपाल में लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ये किया गया है। तो इंडियाज़ एम्बेसडर टू नेपाल नवीन श्रीवास्तवा हैंडेड ओवर द व्हीकल्स टू द नेपालीज official in the presence of finance minister बरशमान पुन at a ceremony। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे, सीधे फैक्चुअल न्यूज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें करने के लिए है नहीं। और इनके साथ हमारी एक एक्सरसाइज भी है, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में पहले भी, जिसका नाम आता है सूर्य किरण। ठीक है, क्या नाम आता है इसका, सूर्य किरण। चलिए आगे आता है US प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस ऑनर। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया के एक जैन स्पिरिचुअल लीडर हैं जिनका नाम है लोकेश
मुनि। अगर आपने जैनिज्म पढ़ा है तो 6वीं शताब्दी में 2 नए धर्म उभर कर आते हैं भारतीय इतिहास में, जिसमें से एक का नाम आता है जैनिज्म और एक का नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे बुद्धिज्म। ठीक है, जब आप बुद्धिज्म की बात करते हैं तो इसको तो एक ही गुरु हुए, ये आपको क्लियर है, पर जैनिज्म में टोटल कितने गुरु हुए? 24, और 24 में से जो पहले हुए वो कौन हुए? ऋषभनाथ, और कई बार ऋषभ देव भी इनके बारे में लिखा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक आता है ऋषभनाथ और एक कौन आते हैं आपके पास? महावीर जैन, एक आपके पास यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो महावीर की बात करें, इनके बारे में यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया के जैन एक स्पिरिचुअल लीडर है जिनका नाम क्या है? लोकेश मुनि। उनको इससे नवाजा गया है। क्यों? पब्लिक वेलफेयर और ह्यूमैनिटी में उनके कामों के लिए उनको क्या किया जाता है? नवाजा जाता है। मुनि इज द फाउंडर ऑफ अहिंसा विश्वा भारती एंड द वर्ल्ड पीस सेंटर इन इंडिया। तो ये आपको क्लियर ही रहेगा। ठीक है, और जैनिज्म से रिलेटेड एक पेपर में और क्वेश्चन आता है आपके पास कि एक क्वेश्चन आता है दिलवारा टेम्पल। ठीक है, तो आपको याद रखना है दिलवारा टेम्पल जो है, जो कि कहाँ पर आता है? राजस्थान में। अब वो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो वो जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड है। ये भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर रखना है। ठीक है, अगला कहता है कैरम्स टाइटल हुआ है अपने पास, तो आपको याद रखना है क्या नाम है? रश्मि कुमार बीट एन नागज्योति इन द वुमेन फाइनल 51st कैरम चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पर हुई है? मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के बीच में हुई है। और अगर हम मेन टाइटल्स की बात करें तो के श्रीनिवास को मिला है। उन्होंने किसे हराया है? तो एस आदित्य को उन्होंने यहाँ पर हराया है। ठीक है, चलिए सलमान रुशीद मेमोरियल नाइफ। ठीक है, अब देखिए इनकी ना ये एक ब्रिटिश अमेरिकन राइटर हैं जिनके ऊपर 2022 में अटैक हुआ था। अगर आपको पता हो तो 2022 पे इनके ऊपर अटैक हुआ था और एक नाइफ से हुआ था, जिससे इनकी एक आंख नहीं है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं वहाँ पे तो इन्होंने पूरी की पूरी वो यहाँ पर बताई हुई है, उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, कहता है बुकर प्राइज विनिंग ऑथर सलमान रुशीद, इनका जो एक मेमोरी है जिसका नाम है नाइफ, इन्होंने रिलीज करा है उसको। ठीक है, कहता है ये बताते हैं कि एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन है किसके साथ? अटैकर के साथ। अब देखो, कहता है ऑन दिस ओकेजन हैज स्पोकन इन डिटेल्ड अबाउट द मोमेंट ही वाज अटैक्ड बाय अ मैन विद अ नाइफ ऑन अ स्टेज। कब, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, और कब? 2022 में। ठीक है, जिसकी इन दिस अटैक रुशीद्स डैमेज लिवर एंड हैंड्स एंड नर्वस सिस्टम इन हिज राइट आई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये इनका एक बहुत ही बड़ा लॉस था और इसके ऊपर इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला आता है आरबीआई ने जो है वो एक सर्वोदय, अब देखते हैं आरबीआई जो है हैज़ प्लेस्ड सेवरल कंसंट्रेंट्स ऑन मुंबई बेस्ड सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब कुछ लिमिट सेट कर दी हैं। ठीक है, और क्यों करी होंगी यहाँ पर? क्योंकि बोला गया है द कस्टमर ऑफ द बैंक आर नाउ लिमिटेड टू मैक्सिमम विड्रॉल। अब देखो बेटा, फेक अकाउंट्स, इन सब न्यूज़ों की वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं। ठीक है, तो आप सीधे फैक्चुअल ये पढ़ लेंगे। उसके बाद आता है पंजाब नेशनल बैंक 130 ईयर ऑफ बैंकिंग एक्सीलेंस। वैसे तो इनका नेटवर्क बहुत वाहियात चलता है, पर चलो क्या पता। कहते हैं पीएनबी की बात करें तो ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है इंडिया का। इसने अपना 130वां फाउंडेशन डे मनाया है, याद रखना है आपको। और पीएनबी अनवेल्ड द कोमेमोरेटिव हिस्ट्री अनारकली बाजार लाहौर टू द्वारका दिल्ली अ 130 years saga of excellence chronicling the bank's evolution from 1894 to the present। तो आपको पहला ही क्वेश्चन मिल गया कि ये बना कब था? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? द्वारका में। ठीक है, पहले तो अनारकली बाजार लाहौर में था, लाहौर से कहाँ पहुँचा था ये? तो आपको याद रखना है दिल्ली पहुँचता था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद अगला आईएसएल लीग, मतलब फुटबॉल लीग की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें एक आ जाएगा मोहन बगान इन अ डिफीटेड मुंबई सिटी FC 2021 टू विन देयर मैडन ISL लीग शील्ड। ठीक है, और ये पहली विक्ट्री है, बस इतना याद रखना है आपको फुटबॉल की फील्ड में। ठीक है, चलिए आगे आता है। इसके बाद पाकिस्तान टॉप्स एशियाज विद हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये आपने पिछले कुछ दिनों उनके वहाँ इन्फ्लेशन देखा ही था, टमाटर वमाटर इन सब के रेट बढ़ गए थे, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो। देखिए क्या लिखा है, कहता है मनीला बेस्ड लेंडिंग एजेंसी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि जो इन्फ्लेशन रेट है कहाँ का?
पाकिस्तान का वो कितना एक्सपेक्टेड बढ़ गया है, तो याद रखना है 25%। कौन से ईयर में? 2024 में, जो कि हाईएस्ट है पूरे के पूरे एशिया में, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव नेशन इन एशिया, सरपासिंग द प्रीवियस स्टेटस एज द हाईएस्ट इन साउथ एशिया। एडीबी की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं? मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट कौन आते हैं? तो मस्तासुगु असाकावा, ये याद रखेंगे आप। मेंबर कंट्रीज कितनी है इसकी? 68 है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया आपके पास। अगला देख लेते हैं इसके बाद अगला करंट अफेयर क्या बनता है इसके साथ का। अगला आता है आपके पास, इंडिया पोस्ट ओपन्स 3rd पोस्ट ऑफिस इन अंटार्कटिका। ध्यान देंगे आप, देखिए अंटार्कटिका की अगर आप बात करें तो पहले दो की बात कर लेते हैं। तो पहले दो जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक 1984 में स्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद दूसरा हुआ था 1990 में जिसका नाम क्या था? मैत्री स्टेशन, ठीक है। अब तीसरा लॉन्च किया जा रहा है कहाँ पे? तो आपको याद रखना है भारती स्टेशन में। ऑलमोस्ट 4 decades later, letters meant for Antarctica will now have a new pin code MH1718. The inauguration coincided with the 24th foundation day of National Center for Polar and Ocean Research, गोवा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, हमने तीसरा भी पोस्ट ऑफिस स्टेशन वहाँ पर जनरेट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों किया गया है? ताकि कम्युनिकेशन सिस्टम को अच्छे से बढ़ाया जा सके, और जो अगर आप बात करते हैं जो अंटार्कटिका में जो बाकी स्पेस मिशन है, ये जो भी मिशन है वहाँ पर उनको क्या किया जा सके? बढ़ोतरी मिल सके, ठीक है। अगला, जनधन बैलेंस राइजेस 18%। अगर आपको पता हो तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किया गया था 2014 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अगर एग्जैक्ट डेट पूछेगा तो 28 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था। कहता है इसमें पैसा बढ़ चुका है, मतलब इसका जो बैलेंस है वो राइज हो चुका है। देखेंगे आप कितना बोला है यहाँ पे, कहता है 36135 करोड़ इन 2023-24। अगर हम बात करें तो ये बढ़ चुका है, बस इतना सा याद रखो, और इसमें क्या ही ज़्यादा याद रखेंगे हम, ठीक है। चलिए, अगला आता है आपके पास यहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, ठीक है। सीबीआई की बात कर लेते हैं। देखिए, सीबीआई की जब आप बात करते हैं तो इसके डायरेक्टर कौन है? तो पहले तो आपको याद रखना है इसके डायरेक्टर कौन आते हैं? प्रवीण सूद। ये भी आपने पिछले किसी करंट अफेयर में पढ़ा था, ठीक है। तो प्रवीण सूद कौन आते हैं यहाँ पर हमारे पास? तो ये आपको याद रखना है, ये कौन है? डायरेक्टर है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे कहता है अनुराग कुमार, अ सीनियर इंडियन आईपीएस ऑफिसर हैज़ बीन अपॉइंटेड टू जॉइंट डायरेक्टर में आए हैं ये, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। सीबीआई के डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। जॉइंट डायरेक्टर कौन है? तो आप याद रखेंगे यहाँ पे कौन आते हैं? अनुराग कुमार। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है जो किससे डील करती है? सीरियस क्राइम हो गया, करप्शन हो गया, इन सब से क्या करती है? ये डील करती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आप क्लियर रख लेंगे, 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, अगला आता है आपके पास, इंडिया रैंक्स नंबर 10 इन साइबर क्राइम, ठीक है। अगर साइबर क्राइम की बात की जाए तो हमारे पास हम कौन सा रैंक करते हैं यहाँ पे? तो आपको क्लियर रखना है कौन सा रैंक आता है हमारा? 10th रैंक आता है। कहता है यहाँ पे साइबर विद फ्रॉड इन्वॉल्विंग पीपल आस्किंग फॉर एडवांस फी पेमेंट। ये आपने पढ़ा ही हुआ है, पिछले कुछ टाइम से पढ़ ही रहे हैं आप, ठीक है। देखिए, कहता है यहाँ पे रशिया और यूक्रेन हायर टेक्निकल साइबर क्राइम हब है। नाइजीरिया साइबर क्रिमिनल इंगेज इन लेस टेक्निकल, ये तो ये भी कर रहे हैं पर लेस टेक्निकल है। टेक्निकल ज़्यादा कौन है? रशिया और यूक्रेन। रशिया टॉप द लिस्ट, फॉलोड बाय यूक्रेन, चाइना, यूएस, नाइजीरिया, रोमानिया, और 10वें नंबर पे हम आ गए, ठीक है। चलिए, अगला आता है इंडिया के पहले टूरिस्ट जो कि कहाँ जाएंगे? स्पेस में, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल हो गए तो ये दूसरे इंडियन बन जाएंगे, क्योंकि पहले कौन थे यहाँ पर? तो आपको याद रखना है राकेश शर्मा। तो पहले कौन थे? राकेश शर्मा, आपको याद रखना है, ये दूसरे हो जाएंगे। तो इनका नाम क्या है? गोपी थोटाकुरा। अगर हम इनकी बात करें, ये एक एविएटर भी हैं, पायलट हैं, उसके अलावा एंटरप्रेन्योर हैं, और ये पहले इंडियन बनने जा रहे हैं जो कि पहले इंडियन बनेंगे जो कि एज अ टूरिस्ट जाएंगे कहाँ पर? जो इसका प्रोग्राम है ब्लू ओरिजिन NS25 का जो मिशन है इस पे जाएंगे, ठीक है। वैसे तो 6 मेंबर जाने, 6 में से एक कौन है? तो ये हैं गोपी थोटाकुरा, याद रखना है आपने। और ये दूसरे इंडियन बन जाएंगे किसके बाद? अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो राकेश कुमार के बाद। ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, अब आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज पे, डेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहला देखिए, पहला आता है नेशनल फायर
सर्विस डे कब मनाया जाता है? 14, ये पूरा वीक मनाया जाता है खैर, तो 14 से लेके 20 अप्रैल तक, और ज़्यादा करके बात की जाए तो 14 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक अपने पास एक वो था, कार्गो शिप थी मतलब अपने पास यहाँ पे, जिसका नाम था SS फोर्ट स्टिकन्स, ठीक है। इसमें आग लग गई थी क्योंकि इसमें सामान, कॉटन का बहुत सारा सामान भरा था, वहाँ पे एक्सप्लोजिव सामान रखा हुआ था, जिसके कारण ये एक्सप्लोड हो गया था, और इसमें 231 लोग मर गए थे, यहाँ पर आपको याद रखना है, और अराउंड 146 क्या हो गए थे यहाँ पे, इंजर्ड हो गए थे। और इन्हीं को बचाने के लिए कौन आए थे? फायरमैन आए थे, और उन्हीं में से कुछ 66 फायरमैन यहाँ पर मारे गए थे, ठीक है, जल गए थे, मर गए थे। तो उसी लाइन पे हम क्या मनाते हैं यहाँ पे? नेशनल फायर सर्विस डे मनाते हैं। कब? 14 अप्रैल को, ताकि इनको याद किया जा सके, और इनको मतलब इनकी लाइफ जो बलिदान हुआ है, ठीक है, उससे याद किया जा सके। अगला, वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात कर लेते हैं। अगर आप बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे की, तो अगर हम इसकी बात करें तो हर साल 18 को ये मनाया जाता है, और इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट और साइट भी कहते हैं। इंडिया की अगर आप बात करें तो अभी कितनी साइट्स हैं अपने पास? यहाँ पे 42 साइट्स हैं अपने पास, ठीक है। लास्ट जो लेटेस्ट आप मुझे बताएंगे, मैं ये आपको बताती हूँ, एक है होयसला वाली और एक था शांति निकेतन, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1982 में सजेस्ट किया गया था कि हर साल 18 अप्रैल को क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसे यहाँ पर मनाया जाएगा, ठीक है, और यूनेस्को के अंदर ही आता है, आप सबको पता ही, आप पढ़ते ही आ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। अगला आता है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया एक्चुअली में एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिससे अगर आप बोल लेते हैं इस तरीके से, कहता है इस एनुअली, अब मान लो कहीं कट गया हल्का सा भी, ठीक है, और वो ब्लीड करी जा रहा है, मतलब वो खून निकलता जा रहा है, ठीक है। जैसे किसी का क्या होता है कि अगर कहीं चोट लग जाए तो उसके बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, और अगर वो क्लॉट हो गया तो ठीक है, पर अगर क्लॉट नहीं हुआ और वो कॉन्टिन्यूसली ब्लीड किया जा रहा है तो मतलब उससे उस पर्सन की डेथ हो सकती है। तो एक्चुअली में उस ब्लीडिंग डिसऑर्डर को रोकने के लिए, उसको और ठीक करने के लिए इस दिन को क्या किया जाता है? मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, अगला आता है लीवर डे, ठीक है। लीवर आप सबको पता है कितना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी हो गया, हमारा फूड डाइजेशन, सारी चीज़ें से एसोसिएटेड है। इसे 19 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लीवर की जो हेल्थ है और जो से प्रिवेंट किया जा सके, मैनेज किया जा सके, किसको? लीवर में होने वाली डिजीज़ को। थीम क्या रहेगी? वी विजिलेंट ग्रेट रेगुलर लिवर चेकअप्स एंड प्रिवेंट फैटी लिवर डिजीजेस, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था। इसके बाद थैंक यू हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।